बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आए राज की दूसरी किस्त का आगाज करते हैं। खयाम ने फवाद की तरफ देखा। प्रोफेसर हसनान और उसके साथ बहुत से लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अभी बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारा इस तरह किसी एक जगह रुकना भी ठीक नहीं है। जो हमारी मंजिल है वहां तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उस जगह पहुंचने के बाद कोई हमें ढूंढ नहीं सकता। खयाम ने अपना बैग बैग उठाया और फवाद के सामने खड़ा हो गया। तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो। इस गार में हम महफूज हैं। ये गार बाहर से इस कदर तंग है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कोई छुप भी सकता है। ये जगह बहुत खतरनाक है। प्रोफेसर हसनान और उसके आदमी ज्यादा देर तक हमें नहीं ढूंढेंगे। यकीनन वो मगरिब से पहले चले जाएंगे और फिर हम रात के अंधेरे में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते हो तमाम रास्ते किस कदर दुश्वार गुजार हैं और अंधेरे में। हुरिया ने फवाद की बात काट दी। आई थिंक खयाम ठीक कह रहा है। रात के अंधेरे में हमें कितनी ही दुश्वारी क्यों ना हो, हमें दिन की रोशनी में बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ ठहरना भी तो रिस्क है, फवाद ने कहा। देखा जाएगा। हुरिया ने अपना बैग बैग फेंक दिया। फवाद भी अपना बैग फेंक कर उनके पास बैठ गया। इधर प्रोफेसर हसनान रेस्क्यू की टीम की मदद से उन चारों को तलाश कर रहा था। गार की गंभीर तारीकी में वो आपे सारे काम टॉर्च की मामूली सी रोशनी में कर रहे थे। हुरिया ने अपने बैग से बर्गर्स निकाले और अपने दोस्तों को दिए। खयाम ने बर्गर का एक लुकमा लिया और फवाद से गोया हुआ। जिस रेस्ट हाउस की तुम बात कर रहे हो, तुमने मुझे उसके बारे में तफसील से नहीं बताया। बस यही बताया है कि वो सालों से बंद पड़ा है। वहां कोई नहीं जाता, वो लोगों की नजरों से छुपा हुआ भी है। फवाद ने मुस्कुराते हुए केचप बर्गर पर डाला। इस रेस्ट हाउस की कहानी बहुत दिलचस्प है। 2 साल पहले मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई थी। उसने मुझे इस रेस्ट हाउस के बारे में बताया था। वो उसके दादा का था। लैंडस्लाइडिंग हुई तो उस रेस्ट हाउस के साथ 3 रेस्ट हाउस नीस्तो नाबूद हो गए। उस रेस्ट हाउस के ऊपर लैंडस्लाइडिंग से दो अतराफ से पहाड़ इस तरह से रख गए हैं कि वो रेस्ट हाउस ना सिर्फ छुप गया है बल्कि रिहाइश के काबिल भी नहीं है। मगर हमें जो अमल करना है उसके लिए वो जगह ठीक है। हमारी वहां मौजूदगी के बारे में कोई भी शक नहीं हो सकता। विशा ने दिलचस्पी से पूछा। किसी ने तो कोशिश की होगी उस रेस्ट हाउस की नई कंस्ट्रक्शन की। हाँ, मेरे दोस्त के चचा ने कोशिश की थी, मगर उनकी उस रेस्ट हाउस से लाश मिली। उसके बाद किसी ने उस रेस्ट हाउस की कंस्ट्रक्शन ही ना की। और वो तुम्हारा दोस्त? विशा ने पूछा। उसके पिछले महीने डेथ हो गई है। मगर कैसे? विशा चौंक गई। मैंने मालूम नहीं किया। वो मेरा इतना करीबी दोस्त नहीं था। बस उसका वक्त पूरा हो चुका होगा। हुरियों ने सरासमा निगाहों से फवाद की तरफ देखा। कहीं उस रेस्ट हाउस में आसेब का साया तो नहीं? अगर आसेब का साया नहीं है तो वहां हम जा रहे हैं ना आसेब का साया हो जाएगा। खयाम ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। फवाद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आवाज बंद करो अपनी। हम सबको मरवाने का इरादा है? विशा ने तंजिया निगाह से फवाद की तरफ देखा। तुम उलट बोल रहे हो। हम तो जिंदगी से भाग रहे हैं और मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। फवाद चिढ़ गया। हम तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती नहीं लाए, तुम खुद आई हो। अभी भी वक्त है। अगर हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो प्रोफेसर हसनान के साथ चली जाओ। नहीं, मुझे उस दुनिया में वापस नहीं लौटना जिसने मुझे सवाए गमों के और कुछ नहीं दिया। मुझे अपने एक एक दुख का हिसाब लेना है इस दुनिया से। विशा संजीदा हो गई। प्रोफेसर हसनान ने रेस्क्यू की टीम के साथ उन चारों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन चारों के घर वाले भी पहुंच गए थे। वो भी अपने तौर पर उन चारों को ढूंढते रहे, मगर वो सब नाकाम रहे। बिल आखिर अंधेरा होने पर उन सब को वापस लौटना पड़ा। इन चारों के घर वाले भी प्रोफेसर हसनान के साथ होटल लौट गए। रात का अंधेरा होने पर फवाद, खयाम, विशा और हुरिया गार से निकले और इंतहाई मुश्किल से सड़क तक पहुंच गए और रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। बहुत महारत और होशियारी से वो रेस्ट हाउस के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। रात के अंधेरे में पहाड़ों में छुपा हुआ रेस्ट हाउस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था।
उन्हें रेस्ट हाउस ढूंढने में काफी देर लगी। फवाद और क़याम अपनी अपनी टॉर्च से रेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढने लगे। विशा और हुरिया बहुत थक गई थीं। वो दोनों एक बड़े से पत्थर पर बैठ गईं। क़याम ने फवाद को आवाज दी, इधर आओ फवाद, दरवाजा मिल गया है। फवाद क़याम के पास गया। उसने दरवाजे को छुआ, उस पर तो कफल लगा हुआ है। इन दोनों ने दरवाजे का कफल तोड़ा। हुरिया और विशा भी सामान उठाए उन दोनों की तरफ बढ़ गईं। जूं ही ख़याम ने दरवाजा खोला, धूल से उसे खांसी आने लगी। हुरिया ने आगे बढ़कर मकड़ी के बड़े बड़े जाले साफ किए और वो चारों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही फवाद ने दरवाजा बंद कर दिया और वो चारों खुद को कदरे महफूज समझने लगे। वो जूं जूं आगे बढ़ रहे थे, धूल और बड़े बड़े जालों से उन्हें सांस लेना दुश्वार हो रहा था। ये छोटा सा रेस्ट हाउस 3 कमरों, एक किचन और एक बाथरूम पर मुश्तमिल था। सारी इमारत इंतहाई खस्ता हाल थी। दरारें, छतें, जगह जगह से टूटी हुई फर्श, धूल, मिट्टी और पत्थरों से भरा हुआ था। विशा अपने कपड़े झाड़ते हुए उकताहट में बोली, ये रेस्ट हाउस नहीं, खंडर है। ख़याम फर्श से नोकदार पत्थर उठा के रास्ते साफ करने लगा। जैसा भी है, एक कमरा तो मिलकर साफ करना होगा ताकि हम रात गुजार सकें। हुरिया ने कमरे के चारों अतराफ में टॉर्च घुमाई। थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, बाकी दिन की रोशनी में साफ कर लेंगे। यहाँ पर कौन सा बिजली है, अंधेरे में इस तरह चीजों को उलट पुलट करना ठीक नहीं है। वो चारों जिस कमरे में खड़े थे वो हॉल नुमा बड़ा कमरा था। कमरे के फर्नीचर को कपड़ों से ढांपा हुआ था। सफेद कपड़ों की हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि दीमक ने इस फर्नीचर का क्या हाल किया होगा। दीवार पर इंतहाई पुरानी तर्ज की वॉल क्लॉक लगी थी। दीवार के साथ आतिशदान था, जिस पर सफेद जाली के पर्दों की तरह जाले लटक रहे थे। वो चारों सर्दी से थर थर कांप रहे थे। हुरिया अपने कंधे सुकेड़ते आतिशदान के करीब आई। काश यहाँ आग जल जाए, हम सारे इधर ही रात गुजार लेंगे। विशा भी हुरिया के करीब आ गई। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन हमें लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? फवाद ने एक कुर्सी पर से कपड़ा उतारा। ये गला सड़ा फर्नीचर किस काम आएगा? ये कहकर फवाद ने कुर्सी को, जिसको दीमक ने जगह जगह से खोखला कर दिया था, 2-3 जरबे लगाए। कुर्सी 2-3 हिस्सों में टूट गई। आतिशदान में साफ करने के बाद ख़याम और विशा वहां लकड़ियां रख कर आग जलाने लगे और फवाद और हुरिया कमरे की थोड़ी बहुत सफाई करने लगे। ख़याम ने लकड़ियां तरतीब से रख के अपने लाइटर से उनमें आग लगा दी। आग जल गई तो वो चारों आतिशदान के करीब बैठ गए। हुरिया अपने कंधे सुकेड़ते छत की तरफ देख रही थी। फवाद, ये छत इस कदर खस्ता हाल है, ना जाने कब हमारे ऊपर आ गिरे। गिरती है तो गिर जाए। हर जंग जीतने के लिए जरूरी है कि तुम हर तरह का डर अपने अंदर से निकाल फेंको। आसानियों भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? जिंदगी में एडवेंचर होना चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए। हुरिया जैसे तप गई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बुजदिल नहीं हूँ। लड़की होने के बावजूद सीने में पत्थर जैसा दिल रखती हूँ, मगर किसी गैर महफूज जगह को महफूज कहना हिमाकत है और मैं अहमक नहीं हूँ। मैं तो यूं ही कह रहा था, तुम्हारा इस मिशन में होना ही तुम्हारी बहादुरी की दलील है। इस मिशन में आने वाले हर फर्द का सीना पत्थर का है, जिस पर एहसासात छेद नहीं कर सकते। हमारे वालिदैन ख्वाह हमें ढूंढ रहे हैं। उन्हें चाहिए कि हमें मुर्दा तस्वुर करके अपने घरों को लौट जाएं। ख़याम ने भी फवाद की तायद की। अब हमें वो हमारे हाल पर छोड़ दें। हम उनकी औलाद थोड़ी हैं, हम उनके हाथों कुछ पुतलियां हैं। अब हम वही कुछ करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हुरिया ने फवाद के हाथ पर अपना हाथ रखा। हमें उन जैसा आम इंसान नहीं, हमें तो खास बनना है। इस सारी गुफ्तगू में विशा खामोश थी, बैठे बैठे कहीं खो गई थी। सो चुके दरीचों से अपनी माजी में झांकने लगी थी, जहां उसकी माँ उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर रही थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। डैडी इंतहाई मसरूफ रहते थे, मगर माँ की मोहब्बत जैसे उसकी हर कमी पूरी कर देती थी। डैडी का इंपोर्टेड एक्सपोर्ट का बिजनेस था। वो ज्यादा बैरून मुल्क ही रहते थे, अगर घर पर होते तो अपने ऑफिस में नेट पर मसरूफ रहते। वो 16 बरस की हुई तो तकदीर ने उससे जैसे उसकी सारी खुशियां छीन ली। उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। डैडी ने तो 2 माह भी सब्र ना किया और नई शादी रचा ली। सौतेली माँ के बर्ताव ने विशा की शख्सियत में जो तब्दीलियां पैदा की, उससे उसकी राहें गुम हो गईं। अपने ही घर में अनजान होने के एहसास ने उसे बेघर कर दिया। क़याम ने विशा के सर पर थपकी दी। तुम कहाँ खो गई हो? विशा के लबों पर थपकी सी मुस्कुराहट बिखर गई।
कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि जब हम वालिदैन के घर में अपने मुजस्सम वजूद में अपना आप खो देते हैं, तो वो हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करते, मगर जब हमारा वजूद उनकी आंखों से ओझल होता है, तो हमें तलाश करते हैं। ख़याम ने अपनी जैकेट उतार कर विशा के कंधों पर डाल दी। अब वो हमें जितना भी ढूंढ लें, हम तक नहीं पहुंच सकते। बातें करते करते कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही ना चला।